Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Wasim Beg from DPSC Faisalabad, again here with you. क्लास 10th कंप्यूटर साइंस बुक हम स्टडी कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन एंड 1.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं. आज हम लेक्चर नंबर 2 टॉपिक 1.3 एल्गोरिथम स्टडी करेंगे. लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज कर लेते हैं. टॉपिक नंबर 1.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हमने बड़ी डिटेल से देखे, जिन्हें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है. फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, कितना बड़ा है, फिजिबल है या वो नहीं. स्टेप नंबर 2 में हम रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं. स्टेप नंबर 3 में प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं. स्टेप नंबर 4 में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स, इनकी डिज़ाइनिंग आती है. स्टेप नंबर 5 में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोडिंग करते हैं. स्टेप नंबर 6 हमारा टेस्ट एंड डीबग का है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हम उन्हें डीबग करके प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं. स्टेप नंबर 7 इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें एक्चुअली हम जो प्रोग्राम है उसको डिलीवर कर देते हैं क्लाइंट की तरफ. स्टेप नंबर 8 मेंटेन एंड अपडेट है, और स्टेप नंबर 9 डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम. एल्गोरिथम्स, ये हमारा आज का टॉपिक है 1.3. थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और ये आपके लिए मसला ना रहे. व्हाट इज़ एन algorithm? What is an algorithm? An algorithm is a finite set of steps. Finite set of steps, यानी limited number of steps. हमें पता होता है कि ये steps 5 होंगे या 500 होंगे या 5000 होंगे, ये अनलिमिटेड नहीं होते. ए फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, यानी एल्गोरिथम क्या है कि ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स हैं, जिनको अगर फॉलो किया जाए तो हम कंप्यूटर से कोई भी काम ले सकते हैं. एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव. ये 3 इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये क्लियर होना चाहिए, जो लिखा हो उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हों, मुबहम ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल नहीं है. फाइनाइट यानी जो स्टेप्स हैं वो 1 हों, 5 हों, 5000 हों, वो फिक्स हों, आपको पता हो कि इतने स्टेप्स में ये काम होना है. एंड इफेक्टिव, और उसके कुछ रिजल्ट्स भी हों. नीचे डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास इनपुट होती है, हम एल्गोरिथम लिखते हैं. एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट, और हमारे पास आउटपुट बन जाती है. तो एक्चुअली एल्गोरिथम ने काम क्या करना है, इसने इनपुट को एक ख़ास तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट बना देनी है. इनपुट को ख़ास तरीके से प्रोसेस करके आउटपुट बना देनी है. इसमें एक स्टेप में भी ये काम हो सकता है और 100 स्टेप में भी हो सकता है, और अगर एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स में भी ये काम होगा. तो आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली जो एल्गोरिथम है ये अभी इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल अब नहीं करने जा रहे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे. ये सिर्फ हम प्रोसेस के सलूशन के लिए तरीक़ाकार निकाल रहे हैं. इनपुट से जो हमने आउटपुट बनानी है, एल्गोरिथम में
हमने एक्चुअली प्रोसेस को डिफाइन करना है कि इनपुट से आउटपुट कैसे बनेगी, और ये पेपर पे होना सारा काम, सारे का सारा काम पेपर पे होगा। आप सॉफ्टवेयर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काम पेपर पे ही होगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट अपना आप थोड़ा क्लियर करके चलें ताकि हम आगे जब जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कंप्यूटर साइंस में यूज़ होती है। स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कैलकुलेशन इन लेस टाइम बाय यूजिंग मोर स्टोरेज स्पेस और बाय सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन वेरी लिटिल स्पेस बाय स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो आर्मी के कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर्स जिन पे रिसर्च होती है, जो क्रिटिकल मिशंस के लिए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ की जाती है और कम टाइम में काम जो सा वो कर लिया जाता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम या तो इंतज़ार करें और थोड़ी रैम के साथ, यानी मेमोरी मेन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अगर आपने सिस्टम में कम रैम लगानी है तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आपने रैम ज़्यादा लगानी है तो आप कम टाइम में वही काम जो सा वो कर सकते हैं। तो जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें फिर बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस दी जाती है ताकि कम से कम टाइम जो सा उसमें प्रोसेस कंप्लीट हो सके। इसे हम स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ का नाम देते हैं। स्यूडो कोड, ये हमारी दूसरी टर्म है। ये दो ही टर्म्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है। एक तो आपने टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ को जहन में रखना है कि जो एल्गोरिदम्स हैं उनको बनाते वक्त आपने जहन में रखना है कि वो टाइम और मेमोरी एफिशिएंट हो, टाइम वो कम लें और मेमोरी भी कम लें। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आपने टाइम मज़ीद कम करना है तो आप मेमोरी को बढ़ाते जाएं। तो आमतौर से जो एल्गोरिदम बनाए जाते हैं उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कम टाइम और कम रिसोर्सेस में, यानी कम टाइम प्रोसेसर टाइम और कम हार्डवेयर रिसोर्सेस में आपका काम जो सा है वो कंप्लीट हो, इनपुट से आउटपुट बन जाए। स्यूडो कोड्स, ये क्या है? स्यूडो कोड्स, इनको आप प्रोनाउंस करेंगे स्यूडो कोड। स्यूडो कोड ये इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो स्यूडो कोड्स हैं ये एक्चुअली इनका किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हाई लेवल प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं, ये कवानीन बना दिए गए हैं कि जब आपने एल्गोरिदम लिखना है तो आपने स्यूडो कोड जो से वो यूज़ करने हैं। स्यूडो कोड आगे आएंगे, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन से स्यूडो कोड्स आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो स्यूडो कोड्स क्या हैं? ये एक्चुअली हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है और इसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं होता। ये इंसानों की समझ के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो स्यूडो कोड्स हैं ये वो वर्ड्स हैं जिनको जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं और इसका मशीन के लिए जो सा वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ह्यूमन रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है स्यूडो कोड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र, यानी यूज़र दो नंबर ऐड करेगा और वो ऐड हो जाएंगे, सम उनका आंसर हमारे पास आएगा और हम इसका एल्गोरिदम देखें तो वो कैसे होगा। स्टेप नंबर 1 होगा कि हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, num1, num2 एंड सम। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? जहन में रखें कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें डेटा को टेम्परेरली कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। तो क्लासरूम में आप जैसे रफ कॉपी यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स को आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस to store data temporarily while program is being executed। दोबारा सुन लें, variables are temporary storage locations inside the main memory to hold data while the program is being executed।
स्टेप नंबर 3 में हम वैल्यूज़ को रीड करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 जो दो नंबर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, उनमें जो भी डेटा है उसको हम रीड करेंगे। स्टेप नंबर 3 रीड करने के बाद स्टेप नंबर 4 में हम नंबर 1 नंबर 2 इस सम को असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे ये सम गेट्स, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये गो टू नहीं है, ये गेट्स है। सम गेट्स नंबर 1 प्लस नंबर 2, सम गेट्स नंबर 1 नंबर 2, यानी नंबर 1 और नंबर 2, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है और ये 3 है, दोनों ऐड होकर 7 सम में स्टोर हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 जो भी सम बनेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और स्टेप नंबर 6 में एल्गोरिदम हमारा जो सा वो इसको स्टॉप कर देगा। अब ये हमारे सामने जो 6 स्टेप्स हैं, एक एल्गोरिदम है टू ऐड 2 नंबर्स। अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अभी कोई ताल्लुक नहीं है। हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेगी, इसको डील करेगी। तो ये वाले जो स्टेप्स लिखे गए हैं ये एल्गोरिदम है। अब आपका थोड़ा सा खौफ दूर हुआ कि एल्गोरिदम लिखना कितना आसान है, यानी जो आप काम करते हैं बस आपने उसके स्टेप्स लिख देने हैं और आपका एल्गोरिदम कंप्लीट। एल्गोरिदम की डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखते हैं कि एल्गोरिदम हमने किस चीज़ के बारे में लिखना है। फिर प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम होता है, यानी हम एक रफ सा एल्गोरिदम जो सा वो लिखते हैं, जिसकी बाद में फिर की जाती है रिफाइनमेंट, रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। ये 3rd स्टेज है, यानी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने एल्गोरिदम लिखना है, कैसे लिखना है, फिर रफ सा एल्गोरिदम लिख लेंगे, जो भी हमारे जहन में स्टेप्स आए 5, 10, 20, फिर उनको देखते हुए हम अपने एल्गोरिदम को मज़ीद रिफाइन करेंगे। तो जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने किसी कारपेंटर को काम करते देखा हो, पहले वो एक वुड का पीस लेता है, उसकी वो एक डिज़ाइन बनाता है, फिर उसको चेक करता है, वो प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम या प्रिलिमिनरी उसका स्टेप होता है। फिर वो उसको मज़ीद जो सा वो तराश खराश कर एक बहुत अच्छा जो आपके लिए वो चीज़ बना देता है, जिसे हम कहेंगे रिफाइनिंग दी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम डेवलपमेंट में इन्वेस्टिगेशन को अगर आप देखें तो इसके फर्दर स्टेप्स हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेप प्रोसेसेस को। नंबर 1 हमारा जो स्टेप होगा आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस। नंबर 2 में हम आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस जो हमने लेने हैं, फॉर एग्जांपल के जो आपका एल्गोरिदम है कितना एफिशिएंट होना चाहिए, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, ये हमने इसमें चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 इसका आइडेंटिफाई द रेपिटेशंस। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, आप एल्गोरिदम में आपने ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ कहाँ पे प्रोसेसेस ने रिपीट होना है। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो रिपीट होने वाले होते हैं, जिनको बार बार होना। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी मार्ट पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो जो काम आपके साथ वो शॉपकीपर करता है वही अगले कस्टमर के साथ, वही अगले कस्टमर के साथ, तो वो सेम प्रोसेस जो सा वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम रेपिटेशंस को देखते हैं कि रेपिटेशन होनी है या नहीं। रेपिटेशन को आइट्रेशन भी कहा जाता है, आइट्रेशन, रेपिटेशन या आइट्रेशन। इसको हम आगे जाके कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। लूप भी इसी को कहा जाता है, यानी इसको हम रेपिटेशन भी कह सकते हैं, आइट्रेशन भी कह सकते हैं और लूप भी कह सकते हैं। इसका स्टेप नंबर 4 है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब कौन कौन से वेरिएबल्स हमने टेम्परेरी तौर पे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करने हैं, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। एल्गोरिदम डेवलपमेंट में जो सेकंड स्टेज है प्रिलिमिनरी एल्गोरिदम, इसमें हम डिवाइस करते हैं हाई लेवल जनरल एल्गोरिदम, यानी एक जनरल सा एल्गोरिदम हम बना के हम कहते हैं अच्छा हमारा ये डिज़ाइन होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये रफ हमारा मॉडल होता है और ये प्रैक्टिकली हम इससे काम नहीं लेते। और इसकी सेकंड फेज़ में हम स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम जाके देखते हैं। जैसे लूप की अगर आप एग्जांपल करें तो हम देखते हैं कि ये वाली जो लूप है ये आइट्रेट होके सही रिज़ल्ट दे रही है कि नहीं। अगर वो सही रिज़ल्ट नहीं दे रही तो हम उस जो एल्गोरिदम का है उसको दोबारा मॉडिफाई करते हैं और प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। और जो हमारा थर्ड स्टेप था एल्गोरिदम डेवलपमेंट का, रिफाइनिंग द एल्गोरिदम, इसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं रिफाइनमेंट्स। यानी स्टेप नंबर 2 में जो कुछ हमने देखा
जो जो प्रॉब्लम्स आई उनको हमने स्टेप नंबर 3 में रिमूव कर दिया। और फिर उसके बाद हम जो प्रोसेसेस हैं उनको ग्रुप उनके बना लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप किसी स्कूल की मिसाल लें तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड फ़ी क्लर्क के पास भी है, वो हेडमास्टर के पास भी है, वो फॉर एग्जांपल जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसके पास भी है, जो प्रिंसिपल है उसके पास भी है, जो बसेस वाले हैं उनके पास भी है। तो ये 4 जगह पे सेम प्रोसेस कौन सा है उसका हम एक प्रोसेस बना सकते हैं, ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस। यानी सेम काम जो बार बार जहाँ पे होना है उसका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। और इसी तरह हम वेरिएबल्स के भी ग्रुप्स बना लेते हैं। जो वेरिएबल्स हमारे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेजेस पे यूज़ होने हैं वो हम स्टार्ट में ही डिक्लेयर कर लेते हैं और उनकी हम ग्रुपिंग कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स ना बने। अगर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो उससे ये होगा कि जो रैम है या मेन मेमोरी है या स्टोरेज है वो ज़ाया होगा और प्रोग्राम की स्पीड अल्टीमेटली स्लो हो जाएगी। और इसके बाद हम जो एल्गोरिदम है उसको टेस्ट करते हैं और ये टेस्ट हम स्टेपिंग के थ्रू करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हम आइट्रेट कर करके देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम हमें सही रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। तो यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। जैसे जो एल्गोरिदम है ये एक्चुअली है क्या, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जिनसे कंप्यूटर जो सा वो काम लेता है। यानी आपने एल्गोरिदम बना देना है, एल्गोरिदम के बाद एल्गोरिदम को देखकर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो से वो लिखे जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस थोड़ी सी एनिमेशन को देखें जो यहाँ पे आपके सामने है कि जो एल्गोरिदम है ये इंस्ट्रक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊँ मिसाल के तौर पर, एक मिसाल हम यहाँ पे लेते हैं कि आपके पास एक रूम है, उसमें बहुत से लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कॉमन रूम है और हम उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि इस रूम में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ये भी पॉसिबल है कि वो रूम एम्प्टी हो, ये भी पॉसिबल है वहाँ एक लोग वो स्टूडेंट हो, या ये भी पॉसिबल है वहाँ 5 स्टूडेंट हो, ये भी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो। तो हम एक लोग किस पे देखते हैं मिसाल के तौर पर, अब ये इसको हमने काउंट करना है तो हम इसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे। हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारा एल्गोरिदम बताएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और हम यूज़ करेंगे स्यूडो कोड्स। दोबारा आपको बता रहा हूँ कि स्यूडो कोड्स क्या हैं। ये हाई लेवल वर्ड्स हैं जिनका किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी, ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये मशीन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। देखते हैं और इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लेट n इज इक्वल टू 0, ये n एक हमने वेरिएबल बनाया जिसको हमने 0 कर लिया क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इस रूम में कितने लोग हैं। तो हम नंबर यानी टोटल लोग जो n है वो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। लेट ये वही है जो मैथ में आप करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 10, ये सूडो कोड के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच पर्सन इन रूम, अब हम हर शख्स को जो सा वो स्टडी करेंगे जो जो रूम में मौजूद है। और सेट n इज इक्वल टू n प्लस 1, जैसे ही हमें कोई बंदा मिलेगा, कोई स्टूडेंट वहाँ पे मिलेगा, हम n में 1 ऐड कर देंगे, n में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो n हमारा जो 0 था, 0 प्लस 1 हमें 1 जो सा वो आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक्चुअली शॉर्ट सा एक सूडो कोड है जिसमें मैं दोबारा आपको बताऊं कि n इज इक्वल टू 0 हमने किया। इसका पर्पस क्या था, क्योंकि हमने अभी लूप स्टार्ट करनी है, हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स रूम में मौजूद हैं। n एक वेरिएबल है जिसको हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी और ये जो आपके सामने n इस वक्त लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है। लेट एक सूडो कोड है। फॉर ईच पर्सन इन रूम, हम अब एक यहाँ पे आइट्रेशन रेपिटेशन करेंगे, एक लूप चलेगी जो हमें बताएगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं। जो लोग आते जाएंगे n इज इक्वल टू n प्लस 1 होता जाएगा, यानी n 0 से स्टार्ट होगा, फिर पहले शख्स पे जाएगा, अगर मिल गया तो प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 2, 3, 4, 5। तो फॉर एग्जांपल इस केस में आपके सामने इस वक्त 2 लोग आपको बैठे नज़र आ रहे हैं, तो n 0 से स्टार्ट होगा, पहले शख्स की तरफ जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड हो जाएगा, फिर दूसरे शख्स की तरफ जाएगा और उसमें 1 ऐड हो जाएगा और इस तरीके से हमें आंसर कितना मिलेगा 2 हमारे पास
आंसर आ जाएगा। तो हमारा एल्गोरिदम यहाँ तक एफिशिएंट है, ये हमें रिजल्ट्स दे रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सूरत हाल ये है कि हमने फिर इस एल्गोरिदम को स्टार्ट किया और n 0 से स्टार्ट किया और रूम में कोई भी नहीं है। तो अब एक्चुअली जो n = n+1 है ये चलेगी नहीं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये काम ही नहीं करेगा। तो ये इनएफिशिएंट हो गया हमारा एल्गोरिदम, क्योंकि इसने जब कोई बंदा नहीं था तो ये चला ही नहीं। और इसी तरह अगर n 4 5 6 7 अगर लोग मौजूद थे तो फिर ये काम कर रहा है। बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, हज़ारों भी हो सकते हैं, जिसको ये बहुत एफिशिएंट तरीके से सॉल्व कर लेगा। तो अंडरस्टैंड करें, n एक वेरिएबल है, ये लूप है और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, और ये आपका एल्गोरिदम आपके सामने लिखा हुआ है n = 0 और n = n+2। ये उस सूरत में करेंगे अगर हम देखना चाहते हैं कि हम पेयर की शक्ल में लोगों को जो सा वो चेक करेंगे। हम अब ग्रुप्स देखेंगे, मेल फीमेल ग्रुप फॉर एग्जांपल, या फ्रेंड्स का ग्रुप, हम वो देखेंगे। दो अगर लोग बैठे हैं तो हम n+2 कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि एक ग्रुप जो सा वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये एल्गोरिदम ओके है कि हमारे पास n 0 था, n = हमने n+2 किया और आंसर हमारे पास ओके आ गया। लेकिन अगर रूम में कोई नहीं है तो ये एल्गोरिदम फिर इनएफिशिएंट हो गया। यानी जब तो दो हैं तो ओके है, और इसी तरीके से जब 3 लोग होंगे फिर ये एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि n = 0 और n = n+2 ये तो हो गया और 2 आंसर आ गया, लेकिन अब तो एक बंदा पीछे रह गया, एक स्टूडेंट पीछे है, तो ये एल्गोरिदम फिर नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमें इसको रिफाइन करना पड़ेगा ताकि ये एल्गोरिदम 3 लोगों को भी चेक कर सके। और वो हम कैसे करेंगे? इस बग को रिमूव करने के लिए हम इस एल्गोरिदम को मॉडिफाई करेंगे और इसमें ऐड क्या करेंगे? इसमें ऐड हम करेंगे इफ़ 1 पर्सन रिमेन्स। हम ये 1 वाली कंडीशन लगाएंगे कि अगर 1 पर्सन रिमेन्स तो n = n+1, अगर 2 हैं तो n+2। यानी हमने ब्रांचिंग करवा दी, इसे हम कहते हैं ब्रांचिंग, ब्रांचिंग हमने ब्रांचिंग करवा दी। और इस तरीके से हमारा एल्गोरिदम जो सा वो एफिशिएंट हो गया, जो एम्प्टी रूम को भी चेक कर सकता है, जो एक बंदे को भी चेक कर सकता है, जो ग्रुप की शक्ल में भी चेक कर सकता है, जो ऑड ग्रुप्स को भी चेक कर सकता है, जो इवन को भी चेक कर सकता है। तो ये है एल्गोरिदम जो मैंने अभी डिटेल आपको बताई। आप रिवर्स करके इस पार्ट को बार बार देखें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो। अब हम आगे चलते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है बेकिंग केक इन योर हाउस। फॉर एग्जांपल, आपको शौक़ चढ़ा, आप कहते हैं कि मैं घर पर केक बनाना चाहता हूँ। तो आपने नेट से जो सा वो रेसिपी ली जिसमें स्टेप्स थे कि आप हीट ओवन टू 325 डिग्री फ़ारेनहाइट, गैदर द इंग्रेडिएंट्स जिसमें फ्लोर, बटर, शुगर, मिल्क, एग्स आपको चाहिए। मिक्स करें इंग्रेडिएंट्स को थॉरली इन अ बाउल, पोर द मिक्सचर इनटू अ बेकिंग पैन, बेक इन द ओवन फॉर 50 मिनट्स। और अगर फॉर एग्जांपल अभी वो केक नहीं बना तो आप रिपीट कर लें किसी स्टेप को। अब ये एक जनरल सा आपके सामने सलूशन है एक प्रॉब्लम का, जब आपने केक बनाना है और उसके बाद आप केक को ठंडा करके खाएं। लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ अंडरस्टैंड करें कि क्या इस तरीके से केक बन जाएगा। अगर ऐसे ही केक बनता हो तो कोई बंदा जो सा वो मार्केट से केक ना ले। हम क्यों कहते हैं कि फ़लाँ जो बेकरी है उसका केक बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ से लेना है। हम क्यों कहते हैं फ़लाँ बेकरी का केक बहुत अच्छा, हमने वहाँ से लेना है। तो रीज़न क्या होती है? रीज़न एक्चुअली जो प्रोसेस की रिफाइनमेंट है कि हर जो बेकरी है वो डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर रही है, काम वही हो रहा है लेकिन रिफ़ाइन करके। तो इसी तरीके से जो एल्गोरिदम आपने लिखने हैं वो लाजमी नहीं कि बड़े परफेक्ट और एफिशिएंट एल्गोरिदम्स हों, उनसे बेहतर एल्गोरिदम भी लिखे जा सकते हैं। जैसे गूगल का एक एल्गोरिदम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पेज रैंक एल्गोरिदम। ये कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है जिसकी मदद से गूगल वेबसाइट्स को मोनेटाइज करती है। पेज रैंक एल्गोरिदम, पेज रैंक एल्गोरिदम वेबसाइट्स को मोनेटाइज करने के लिए ये एल्गोरिदम जो सा ये यूज़ किया जाता है, पेज रैंक एल्गोरिदम। ये आप देख भी सकते हैं, सर्च करें पेज रैंक एल्गोरिदम। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, मेकिंग टी। इनिशियल अटैम्प्ट वुड बी
आसान सा, आपने घर में कोई नहीं था, आपने कहा चलें चाय बना कर पिए। पुट टी लीव्स इन पॉट, बॉयल वाटर, ऐड वाटर टू पॉट, वेट 5 मिनट्स, पोर टी इनटू कप, और चाय का कप लेकर आप बैठ गए, टीवी ऑन किया और देख रहे हैं। क्या ये बहुत अच्छी चाय बनेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपकी चाय जो से वो बड़ी अच्छी बनेगी। आपको मज़ीद इस पर सोचना होगा। फर्स्ट रिफाइनमेंट में आप क्या करेंगे? पुट टी लीव्स इन टू पॉट, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत सारे स्टेप्स छोड़ दिए। पुट टी लीव्स इन पॉट, टी लीव्स कहाँ से लेने आपने बताया ही नहीं। बॉयल वाटर है, कितना बॉयल करना ये बताया ही नहीं आपने। ऐड वाटर टू पॉट, कितना वाटर पॉट में डालना ये आपने बताया ही नहीं। और इसी तरह स्टेप नंबर 5, पोर टी इनटू कप, कितनी टी कप में डालनी है ये भी आपने नहीं बताया। तो ये हम बताएंगे रिफाइनमेंट में। उसमें हम कहेंगे ओपन बॉक्स ऑफ टी, यानी पुट टी लीव्स इनटू पॉट के आगे स्टेप्स आप करेंगे। क्योंकि अच्छा, ये इतनी डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है? इसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर के बारे में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आपने जो हदायत दे देनी है उससे हट के उसने काम नहीं करना। कंप्यूटर ने सिर्फ वो काम करना है जो आपने उसको बताया। जो इंस्ट्रक्शन आपने नहीं दी उसने वो काम नहीं करना। इसलिए आपको डिटेल में जाके बताना पड़ेगा एल्गोरिथम में, तब भी कंप्यूटर जो सा वो प्रोसेस कर सकेगा। तो जो पुट टी लीव्स इनटू पॉट आपने सिंपल स्टेप किया था, उसमें आप कहेंगे ओपन बॉक्स ऑफ टी, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स, वहाँ से 1 चम्मच भर के आप निकाल लें। पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, क्लोज बॉक्स ऑफ टी। तो एक्चुअली जो यहाँ पे एक आपका स्टेप था, स्टेप नंबर 1, उसके फर्दर आपने जो उनसे वो 4 स्टेप्स कर दिए। इसी तरह बॉयल वाटर, फिल केटल विद वाटर, स्विच ऑन केटल, वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड। आप उसकी डिटेल की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरीके से स्विच ऑफ केटल। जबकि इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने कहीं नहीं बताया कि जो केटल है उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या इसको स्विच ऑन करना है। तो इस तरीके से आपने डिटेल में बॉयल वाटर जो सा उसकी रिफाइनमेंट कर ली। और इसी तरीके से पोर टी इनटू कप, पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू कप अंटिल कप इज़ फुल, ये आपने बताया। तो ये जो स्लाइड्स आपके सामने ज़रा गौर से देखें, इसमें आपके सामने ओरिजिनल एल्गोरिथम है, पुट टी लीव्स इन पॉट। इसके हमने पार्ट्स किए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। हमने टी लीव्स इन पॉट को कहा ओपन बॉक्स ऑफ टी, एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल, पुट स्पूनफुल इनटू पॉट, क्लोज बॉक्स ऑफ टी। और इसी तरीके से 1.1 को फर्दर हमने सेकंड रिफाइनमेंट में 1.1.1 टेक टी बॉक्स फ्रॉम शेल्फ, और 1.1.2 रिमूव लिड फ्रॉम बॉक्स, उसका ढक्कन भी तो खोलना है ना, ये पार्ट्स कर दिए। इसी तरह 1.4 के हमने 1.4.1, 1.4.2 ये 2 पार्ट किए। और इसी तरह बॉयल वाटर 2.1 के हमने 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 4 पार्ट्स जो से 4 स्टेप्स में उसको परफॉर्म किया। और स्विच ऑन केटल हमने उसके बाद वेट अंटिल वाटर बॉइल्ड, इसको हमने 2.3.1 वेट अंटिल केटल विसल्स, उसकी सीटी बजेगी तो आप लोग को पता चलना कि टेम्परेचर जो सा वो हाई है, बॉइलिंग हो रही है। ऐड वाटर टू पॉट, ये हमारा 3 था, इसको 3.1 पोर वाटर फ्रॉम केटल अंटिल पॉट इज़ फुल, ये हमने किया। और 4 वेट फॉर 5 मिनट्स, और पोर टी इनटू कप को हमने पोर टी फ्रॉम पॉट इनटू कप अंटिल कप इज़ फिल्ड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ओरिजिनल एल्गोरिथम है, फर्स्ट रिफाइनमेंट है जो उससे बेहतर थी, और सेकंड रिफाइनमेंट है जो मज़ीद बेहतर थी। इसको इससे भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन थोड़े गौर की ज़रूरत है। तो अब हम दोबारा अपने डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। और जो एल्गोरिथम है वो ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी टेक्स इनपुट। अगर आपका एल्गोरिथम इनपुट नहीं लेता है तो वो एल्गोरिथम एफिशिएंट नहीं है। प्रोसेसेस दी इनपुट, ये लाजमी होना चाहिए। गिव्स आउटपुट, क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई मुबहम गैर ज़रूरी उसमें चीज़ नहीं होनी चाहिए। 2 बातें एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कंसाइज होना चाहिए, यानी वो आपका कम से कम स्टेप्स बोले।
अगर वो हज़ारों स्टेप्स लेता है तो वो एफिशिएंट नहीं है। और फाइनाइट, वही जो स्टेप्स हैं वो आपको पता हो कि इसके इतने स्टेप्स हैं। और इसके अलावा आपका जो एल्गोरिदम है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, टाइम और मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए, कम रैम ले और कम प्रोसेसर टाइम ले, यानी कम से कम सीपीयू को बिजी करे और कम से कम रैम में वो चले, तो उसे आप कहेंगे कि ये हमारा इफेक्टिव एफिशिएंट एल्गोरिदम है। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हम बिगिन करेंगे, ये एक सूडो कोड है, सम एक वेरिएबल है, एन एक वेरिएबल है, डू वाइल ये सूडो कोड है, एन एक वेरिएबल है, लेस देन इज इक्वल टू ये वाला, ये यहाँ पे हम कंपैरिजन चेक कर रहे हैं, इक्वालिटी देख रहे हैं कि छोटा हो या बराबर हो। 50 एक हमारे पास नंबर है जो यहाँ पे हमें लिमिट दी गई है, नेचुरल नंबर अप टू 50। सम वेरिएबल है, ये भी सम वेरिएबल है, ये एन भी वेरिएबल है, ये एन वेरिएबल है, ये एन वेरिएबल है, ये 1 इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे। और एंड डू, फिर सूडो कोड डू वाइल का एंड डू है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लॉक है। और इसी तरह बिगिन का एंड यहाँ पे लिखा, ये भी एक पूरा ब्लॉक है। बिगिन का एंड होना चाहिए, डू वाइल का एंड डू होना चाहिए, इसी तरह इफ़ का एंड इफ़ होना चाहिए। तो ये स्टार्ट होगा एल्गोरिदम सम इज इक्वल टू 0, यानी अभी सम में कुछ नहीं है, एन इज इक्वल टू 0, नंबर भी 0 है, और ये लूप स्टार्ट होगी, आइट्रेशन स्टार्ट होगी इतने पार्ट में। एन लेस देन इज इक्वल टू 50 तो काम करो, तो ज़ाहिर है अभी तो एन जो सा वो 0 है, तो ये लूप चलेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, और सम में ऐड हो जाएगा एन जो कि 0 है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन में एक का इजाफा होगा और एन बन जाएगा 0 प्लस 1 1, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा सम, और एन 2 हो जाएगा, सम 2 हो जाएगा, एन 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, इस तरीके से ये सम में ऐड होता जाएगा। दोबारा देखें, सम 0, एन इज इक्वल टू 0, सम 0 प्लस 0 आंसर 0, एन 1 हो जाएगा, सम होएगा 0 प्लस 1, सम के आंसर 1 आ जाएगा, एन 2 हो जाएगा, यहाँ पे एन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरीके से एन जब 3 होगा तो 3 सम 3 हो चुका है पहले 1 प्लस 2 के साथ, तो सम इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 3 6, फिर एन 4 ऐड होगा, 6 प्लस 4 10। इसी तरीके से ये जब फॉर एग्जांपल 20 होगा तो जो सम की वैल्यू होगी वो इसमें ऐड होके आपको आंसर जो सा वो रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपल इंक्रीमेंट है, 1 की इंक्रीमेंट है, इसको हम स्टेप 1 भी कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। फैक्टोरियल, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 1 से लेके उस नंबर तक सारे जितने नंबर्स हैं सबको आपस में आपने उसकी प्रोडक्ट ले लेनी है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इस तरह 20 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 सो ऑन अप टू 20। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने बात की एल्गोरिदम की इन्वेस्टिगेशन की, कि उसकी डेवलपमेंट में इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम किरदार है। अब इन्वेस्टिगेशन में हमने देखना है कि फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल मैनुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, निकालना नहीं आता, तो आप उसका एल्गोरिदम भी नहीं लिख सकते। अभी हम इसको गो थ्रू करते हैं। बिगिन एंड, वही सूडो कोड यूज़ हुए, फैक्ट एक वेरिएबल लिया, वैल्यू उसको 1 दी, क्योंकि ये प्रोडक्ट लेनी है, तो अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हर चीज़ को 0 कर देगी, आंसर 0 ही मिलेगा एंड पे। तो एन हमने एक नंबर 1 लिया, प्रिंट एंटर ए नंबर, और नंबर हमने फॉर एग्जांपल दे दिया 5। फॉर नेक्स्ट, ये फिर एक आइट्रेशन के लिए स्ट्रक्चर है, फॉर नेक्स्ट लूप, एन इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी 1 टू 5 यहाँ पे चलेगा। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इंटू 1, फिर n 2 होगा यहाँ पे, 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 2 आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 3
6 आ जाएगा, 6 इंटू 4 ये आपके पास आएगा 24, और 24 इंटू 5 ये आप कैलकुलेट करें और आपको फैक्ट की वैल्यू निकल आएगी, और एंड पे प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे फैक्टोरियल को। तो यहाँ पे अब आपका होमवर्क भी होगा, आपने माशाल्लाह अच्छा सीखा। तो आपका होमवर्क है, राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। और ये हिंट है आपके लिए कि जो एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 3.14 विच इज़ द वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो ये फार्मूला यूज़ करना आपने, और आपने एल्गोरिथम लिखना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल व्हेन द रेडियस इज गिवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इंशाल्लाह। हम 1.3 फ्लो चार्ट्स को स्टडी करेंगे। इन द मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं मैसेजिंग के लिए 0300 662 8596। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।